हेलो दोस्तों, मैं हूं कौशन अवस्थी और एक बार फिर से मैं आपके सामने आ चुका हूं हमारे चैनल कॉमर्स वाले सर। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस चैनल पे आपको अकाउंट बेस्ड इकोनॉमिक्स के साथ साथ फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ सभी प्रकार के टॉपिक्स के आपको हर प्रकार के सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेंगे। और जैसे जैसे एग्जाम आते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो सिलेबस रहेगा एग्जाम के अकॉर्डिंग ही चलता रहेगा। आपको उसके लिए लाइव क्लासेस, आपको वीडियोस, हर प्रकार की चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल है। तो देखिए, हमने पहले 2 जीवन परिचय पढ़ लिए थे और आज हम बात करने वाले हैं बाकी के 2 जीवन परिचय पर। हम यहाँ पर आज बात करने वाले फणीश्वर नाथ रेणु के जीवन परिचय पर। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि फणीश्वर नाथ रेणु अपने आप में ये भी एक इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है जो आपके पेपर में बिल्कुल आ सकता है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फणीश्वर नाथ रेणु में। देखिए, सबसे पहले बात आती है क्या, रचनाओं की। तो आपको ये मैंने बताया था कि जो मैला आंचल है, मैला आंचल एक उपन्यास है और आपको याद रखना है कि मैला आंचल किसकी रचना है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, जो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, इनकी अगली रचना है जुलूस और अगली रचना है ठुमरी। आपके पेपर में 2 रचनाएं लिखने के लिए आती हैं, हमने यहाँ पर 3 लिखी, जिससे आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम अगर होती है या आपको एक भूल जाती है तो आपको बाकी की 2 रचनाएं याद रहे। तो मैला आंचल, जुलूस और ठुमरी। अब यहां पर हम बात करते हैं क्या, इनकी भाषा की। तो देखिए, अगर भाषा की बात की जाए तो बोला जा रहा है यहां पर आपकी रचनाओं में मुहावरे तथा लोकोक्ति का अद्भुत प्रयोग मिलता है। देखिए, क्या बोला जा रहा है, आपकी रचनाओं में मुहावरे तथा लोकोक्ति का अद्भुत प्रयोग मिलता है। सुनिए, तो यहां पर बात आती है, भाषा की बात करें तो लिखा है आपकी रचनाओं में मुहावरे तथा लोकोक्ति का अद्भुत प्रयोग मिलता है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि देखिए, जो व्यक्ति अगर उपन्यास, कहानी या किसी प्रकार के निबंध, तो देखो उपन्यास कहानी में मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग बहुत ही कॉमन सी बात है कि अगर वो उपन्यास लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, मतलब उन्होंने मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग बिल्कुल बिल्कुल जरूर जरूर से किया होगा। इसके बाद आपने लिखा है आपकी रचनाओं के पात्र ग्रामीण व अशिक्षित हैं। आपकी रचनाओं के जो पात्र हैं ग्रामीण व अशिक्षित हैं। याद रखिएगा, थोड़ा ग्रामीण गलत लिखा हुआ है, इसको सुधार लीजिएगा। आपकी रचनाओं के पात्र ग्रामीण और अशिक्षित हैं, क्योंकि यहां पर ध्यान दीजिएगा, फणीश्वर नाथ रेणु जो है वो उन्होंने आंचलिक विधा को जन्म दिया था। आंचलिक मतलब एक छोटे से क्षेत्र की बात यहां पर की जा रही है कि वो जनरली जो भी रचनाएं लिखा करते थे वो गांवों से संबंधित होती थी, ग्रामीण परिवेश से संबंधित होती थी। इसीलिए उनके जो पात्र होते थे कहानियों के, उपन्यास के, उनके जो पात्र कैरेक्टर होते थे वो ग्रामीण और अशिक्षित होते थे। फिर इसके बाद है आपकी रचनाओं में देशज और विकृत शब्दों का प्रयोग मिलता है। तो मैंने यहां पर ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि वो ग्रामीण और अशिक्षित लोगों को दर्शाना चाहते थे, तो सीधी सी बात है, जो व्यक्ति अशिक्षित होगा वो शब्दों का प्रयोग भी किस प्रकार करेगा, विकृत शब्दों का प्रयोग करे। विकृत शब्दों का मतलब हम जानते हैं, जैसे गांव में ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनको थोड़ा सा बिगाड़ दिया जाता है, ऐसे ही शब्द को विकृत शब्द कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इनकी रचनाओं में देशज और विकृत शब्दों का प्रयोग मिलता है। तो आपको मैंने बता दिया 2 रचनाएं इनमें कौन कौन सी है, जुलूस, ठुमरी, और एक है मैला आंचल। मैला आंचल उपन्यास है, इसको जरूर याद दीजिएगा। और अगला, मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग मिलता है, रचनाओं के पात्र ग्रामीण और अशिक्षित हैं, और देशज और विकृत शब्दों का प्रयोग इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं शैली की, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखिए अब जो आता है शैली, शैली की अगर बात की जाए तो इनकी रचनाओं की शैली कैसी है, मनोवैज्ञानिक और रिपोर्टाज शैली इनकी रचनाओं में मिलती है। तो मनोवैज्ञानिक का क्या अर्थ होता है, मनोवैज्ञानिक का अर्थ होता है जो मन की भावनाओं को समझने वाला। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इनकी रचनाओं में मनोवैज्ञानिक, रिपोर्टाज शैली। रिपोर्टाज शैली का मतलब होता है कि रिपोर्ट के जैसे। और अगला है वर्णनात्मक शैली, जहां पर वर्णन पर ध्यान दिया जाए। भावात्मक शैली का अर्थ होता है जहां पर भावों की प्रधानता परिलक्षित होती है। और हास्य व्यंग्य शैली, हास्य व्यंग्य शैली का मतलब हंसकर किसी के बातों को, मतलब हंसकर तीखे प्रहार करना, उसे हम कहते हैं क्या, हास्य व्यंग्य शैली। तो याद रखिएगा, यहां पर क्या क्या मैंने बता दिया, इनकी रचनाओं में क्या क्या मिलता है, मनोवैज्ञानिक शैली, रिपोर्टाज शैली, भावात्मक शैली, हास्य व्यंग्य शैली का प्रयोग इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं साहित्य में स्थान, तो देखिएगा साहित्य में स्थान की अगर बात की जाए तो आपको यह ध्यान रखना है कि
साहित्य में स्थान में क्या बोला जा रहा है, इनको पद्मश्री, भारत भारती जैसे दर्जनों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। देखिए अगर आपको साहित्य में स्थान लिखना है तो एक बात का आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको सपोज याद नहीं आ रहा है तो आप पेपर में ये भी लिख सकते हो कि इनको कई प्रकार के साहित्यिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, वैसे यहां पर ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फणीश्वर नाथ रेणु को कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो फणीश्वर नाथ रेणु को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये बातें बिल्कुल आपको याद भी रखनी है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। फणीश्वर नाथ रेणु से 3 प्रकार के ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया आपको। पहला, मैला आंचल गद्य की कौन सी विधा है, तो आपको याद रखना है ये उपन्यास है। दूसरा, फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल किसकी रचना है, तो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। इसके बाद तीसरा, फणीश्वर नाथ रेणु को कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो पद्मश्री से और भारत भारती जैसे दर्जनों पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करते हैं, एक और ऑब्जेक्टिव लास्ट में देखो लिखा हुआ है, इन्होंने आंचलिक विधा को जन्म दिया। अगर पेपर में आता है कि गद्य की आंचलिक विधा को जन्म किसने दिया, तो गद्य की आंचलिक विधा के जन्मदाता कौन कहलाते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु। तो ये है इनका जीवन परिचय, जो कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने लिखा हुआ। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है और हो सकता है कि इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी आपके पेपर में आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए अगला जीवन परिचय आता है धर्मवीर भारती का। देखिए धर्मवीर भारती की बात करें तो धर्मवीर भारती में ये अंधा युग, कनुप्रिया, ये 2 रचनाएं बिल्कुल आप याद रखिएगा। अंधा युग और कनुप्रिया इनकी मुख्य रचनाएं हैं। और गुनाहों का देवता, तो ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के लिए है, इसलिए मैंने आपको बोला कि अंधा युग और कनुप्रिया को थोड़ा स्पेशल ध्यान दीजिएगा। धर्मवीर भारती की रचना है अंधा युग और कनुप्रिया, और एक एक्स्ट्रा में लिखा वो गुनाहों का देवता। तो देखिए आप वीडियोस में देख रहे हो तो आप मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से जरूर देखिएगा कि वीडियोस में जैसे आपको यहाँ पर अगर पेपर में अगर क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो आपका माइंड एक क्लिक करेगा कि हाँ हमने वीडियोस में चीजें देखी थी कि अंधा युग, कनुप्रिया और गुनाहों का देवता ये क्या है, धर्मवीर भारती की रचना में शामिल है। इसके बाद अगर भाषा की बात करें तो भाषा इनकी सहज और सरल। देखिए जीवन परिचय में कुछ बातें एकदम कॉमन है। देखिए जो लोग कहानियां लिखा करते हैं, कहानियों की भाषा मोस्टली सरल और सहज ही होती है। तो याद रखिएगा इनकी भाषा सरल सहज है, जिसमें सजीवता और आत्मीयता दिखाई देती है। भाषा सहज और सरल है, इसमें सजीवता का मतलब होता है कि इन्होंने इस प्रकार से रचनाओं को लिखा है जिससे ये हमको देखने में सजीव लगती है, मतलब हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारी आंखों के सामने ही हो रहा है। और अगर बात की जाए भावों को प्रकट करने के लिए इन्होंने भावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया। भाव का मतलब क्या होता है, अपने अंदर की भावनाएं दिखाने के लिए, रचनाओं में भावों को दर्शाने के लिए इनकी जो भाषा है वो भावपूर्ण भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। इसके साथ साथ संस्कृत के शब्द, उर्दू के शब्द और अंग्रेजी और तद्भव शब्दों का प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलता है। तो अभी आपने देखा था फणीश्वर नाथ रेणु मैंने क्या क्या बताया था, मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग बताया था। दूसरा मैंने बताया था ग्रामीण और अशिक्षित पात्र थे इनके रचनाओं के। और एक और मैंने बताया था इसमें फणीश्वर नाथ रेणु में कि इन्होंने देशज और विकृत शब्दों का प्रयोग किया, क्योंकि ये गांव से संबंधित थे, ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर रचनाएं लिखा करते थे। लेकिन धर्मवीर भारती में क्या क्या बताएगा, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग मिलता है। संस्कृत शब्दों के लिए आप तत्सम शब्द भी कह सकते हो, तत्सम, देशज, विदेशी और उर्दू अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें क्या शैली की, अब देखिए शैली की अगर बात की जाए तो शैली में क्या लिखा इनकी रचनाओं में, मनोविश्लेषणात्मक, ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों में। यहां पर ध्यान दीजिएगा इनकी रचनाओं में मनोविश्लेषणात्मक, भावात्मक, विवेचनात्मक। मनोविश्लेषणात्मक का मतलब मनोवैज्ञानिक ढंग से, मतलब मन को जो समझ सके वो मनोवैज्ञानिक। और भावात्मक मतलब अपने भावों को दर्शाने के लिए। विवेचनात्मक का मतलब होता है किसी भी बात को माप तौल कर बताना। वर्णनात्मक का मतलब उस चीज को डिटेल में बताना, उनका वर्णन करना, डिस्क्रिप्शन देना। चित्रात्मक शैली मतलब चित्र शैली का प्रयोग करना। और अगला क्या है, हास्य व्यंग्य शैली। तो हास्य व्यंग्य शैली का मतलब होता है हंसकर प्रहार करना, मतलब अपनी बातों के माध्यम से हंसकर किसी जैसे नहीं आप कहते हो कि आप मजे ले लेना उस बात को, हंसकर कि उन्होंने, जैसे अगर अंग्रेजों की बात की जाए तो पहले कभी डायरेक्टली नहीं बोलते थे, तो वो हंसकर क्या करते थे, हंसते हंसते उनका अपमान किया करते थे। इसे हास्य व्यंग्य शैली के तौर पर जाना जाता है। अगर साहित्य में स्थान की बात करें तो इनको भी पद्मश्री और भारत भारती जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इसके साथ इसमें लिखा है आप एक कवि होने के साथ साथ अद्वितीय निबंधकार, व्यंग्यकार और नाटककार के रूप में सदैव स्मरणीय रहेंगे। इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
भारत भारती पुरस्कार इनको भी प्राप्त है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, पुरस्कारों के नाम आप भूल जाते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं कि इनको अनेक साहित्यिक पुरस्कार या दर्जनों साहित्यिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। क्योंकि सीधी सी बात है, जो चैप्टर में आपके लेखक और कवि मौजूद हैं वो लोग ऐसे ही कवि और लेखक नहीं बने, उनको काफी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया होगा। तो ये बातें यहाँ पे ध्यान रखने वाली हैं कि आप यहाँ पर क्या बता सकते हैं, इनको दर्जनों साहित्यिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। फिर इसके बाद क्या लिखा है, आप एक कवि होने के साथ साथ अद्वितीय निबंधकार, व्यंग्यकार, नाटककार के रूप में हमेशा स्मरणीय रहेंगे। और जैसे उसमें क्या बताया था मैंने फणीश्वरनाथ रेणु में, कि ये आंचलिक विधा के जन्मदाता कहलाते हैं। मतलब गांव के जो परिवेश को समझाना, ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में कहानियों के माध्यम से बताना, उपन्यास के माध्यम से बताना, इसीलिए इनको आंचलिक विधा का जन्मदाता कहा जाता है। किसे? फणीश्वरनाथ रेणु को। और धर्मवीर भारती में यहां पर आपको क्या कहा गया कि ये एक बहुत अच्छे निबंधकार, व्यंग्यकार और नाटककार के रूप में हमेशा स्मरणीय रहेंगे। तो आपके मैंने 4 जीवन परिचय आपको बता दिए हैं, चारों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें 2 कवि हैं और 2 लेखक हैं। तो यहां पर आपको ध्यान से समझना है कि ये जीवन परिचय में से पेपर में से कुछ भी टॉपिक आ सकते हैं, 2 आपके पेपर में आएंगे, जिसमें से आपको एक एक करना पड़ेगा। 3 मार्क्स की इससे मार्किंग रहेगी और ऑब्जेक्टिव भी इससे आ सकता है, इसलिए इसको जरूर से पढ़ाई करें और ध्यान दें। और इसके साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारी वीडियोस के लिए शीघ्र से जल्दी आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में जरूर बताएं, जिससे वो भी इन वीडियो से प्रॉफिट ले सके और उनके भी बोर्ड एग्जाम काफी अच्छे जाएं। क्योंकि अगर आप दूसरों का भला करेंगे तो जरूर आपका ही भला होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।